वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गरीबी के बारे में। तो उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डीप समझने वाले। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, वो टॉपिक थे एक तो गिनी गुणांक और दूसरा था लॉरेंज वक्र। ठीक है, ये दोनों पढ़ाए थे मैंने। अगर किसी को भी इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज नेशनल इनकम की निकालने की विधियाँ। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको नेशनल इनकम में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ तब मैंने आपको सिर्फ ये 2 विधियाँ बताई थी। एक तो बताई थी आई विधि बताई थी मैंने आपको, आई विधि, और दूसरा बताया था उत्पादन विधि। ठीक है, एक और बताई थी बचत विधि तो हमारे इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, बचत विधि का यूज़ यहाँ पे नहीं होता। तो मैंने ये आपको 2 चीज़ें बताई थी, इनमें बस मोटा मोटा सा कि आय हम किन की आय हम प्लस करके नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, और उत्पादन विधि है तो उत्पादन विधि में हम क्या देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, जीएनपी देखेंगे या एनएनपी देखेंगे, क्योंकि बात प्रोडक्शन की हो रही है। तो हमारे प्रोडक्शन के हमारे पास 4 डाटा आते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैंने आपको ये समझाया था। अब हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल पर्पस से इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे या फिर किस फॉर्मूले से हम नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। अगर हम इस तरह से बात करें तो नेशनल इनकम की 4 विधियाँ होती हैं। ठीक है, नेशनल इनकम निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं? 4 होती हैं। राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ, राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ। ठीक है, इसमें हमारी जो 4 विधियाँ हैं, सबसे पहले नंबर 1 उत्पादन विधि या फिर आय विधि लिख लेते हैं, आय विधि। ठीक, दूसरा है उत्पादन विधि। आय विधि को हम कहते हैं इनकम मेथड। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इनकम मेथड। ठीक है, इसको उत्पादन विधि को क्या कहेंगे? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तीसरी है हमारी उपभोग विधि। उपभोग यानी क्या कह सकते हैं हम? खर्च या व्यय, तो व्यय विधि भी कह सकते हैं इसको, उपभोग या फिर व्यय विधि। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, नंबर 4 पर आती है उपभोग व्यय तो हो गया, एक होती है सकल मूल्यवर्धन विधि। यह आपने सुना होगा, सकल मूल्यवर्धन विधि का आपने इंग्लिश का नाम सुना होगा। इंग्लिश में देखो, पहले हिंदी में सकल मूल्यवर्धन विधि, इसको कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड मतलब कि GVAM बोल सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। तो चारों के चारों हमें इसके देखना है अब किस तरह से क्वेश्चन या फिर किस तरह से इनका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम आय विधि की। आय विधि यानी कि इनकम मेथड। आय विधि में मैंने आपको बताया था कि मतलब आय विधि कह लो या फिर किसी भी तरीके से अगर हम नेशनल इनकम निकाल लें तो हम 4 एरियाज़ की हम नेशनल इनकम, 4 एरिया की हम इनकम को प्लस करेंगे और नेशनल इनकम निकल जाएगी। लेकिन उसका भी तरीका है। जैसे अगर हम उत्पादन विधि से निकाल लें तो उन जो 4 हमारे सेक्टर हैं उनका हम क्या निकालेंगे? हम प्रोडक्शन काउंट करेंगे। हम आय विधि मतलब इनकम से निकालें तो उनकी इनकम करेंगे प्लस, जैसे ये वो बताए थे ना मैंने 4, सार्वजनिक, निगम, निवेश और निजी। ठीक है, ये चारों के चारों जो सेक्टर है हमारे, इन सब के हम प्लस करके हमारी क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम निकल जाएगी। लेकिन अगर हम, क्योंकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में हर चीज़ होती है, या तो गुड्स होगा या सर्विस होगी।
जैसे लिविंग नॉन लिविंग होते हैं ना, उसी तरह से इकोनॉमी में हर चीज़ क्या है, या तो वो गुड्स है या फिर वो सर्विस है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इन दोनों ही चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इनके प्रोडक्शन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्शन के फैक्टर। क्या बताया था मैंने आपको, प्रोडक्शन के फैक्टर। तो प्रोडक्शन के फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, एक तो होता है भूमि। ठीक है, भूमि होता है, ये हमें ज़मीन तो किसी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें ज़मीन चीज़, जैसे अगर हम देखो गुड्स तो सबके समझ आता है कि मान लिया हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो हमें कारखाना लगाने की हमें ज़मीन चाहिए। लेकिन सर्विस के प्रोडक्शन के लिए भी आप खुद सोचो, हमें ज़मीन चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं भी ज़मीन पर खड़ी हूँ ना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें पूंजी चाहिए, मतलब कि पैसा, कैपिटल। ठीक है, पूंजी चाहिए। अब हमें वर्कर्स भी चाहिए भाई, उसको काम को करने वाला भी चाहिए। तो तीसरा क्या था हमारे, मजदूर या श्रमिक। ठीक है, नंबर 4 पे चाहिए हमें उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों चीज़ें चाहिए हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक, अब इनकम के लिए, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भूमि है, भूमि का क्या होगा, या तो किराया होगा, किराया होगा भूमि का। ठीक है, चाहे वो मतलब रेंट पे हो सकती है, भूमि का किराया होगा। पूंजी है, पूंजी पर ब्याज हो सकता है, ब्याज। ठीक है, श्रमिक को हमें क्या मजदूरी देनी पड़ेगी, श्रमिक को मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरी। ठीक, उद्यमी का क्या होगा, उद्यमी का अपना प्रॉफिट होगा, मतलब कि लाभ, ये अपना लाभ जोड़ेगा। ये चारों चीज़ें अगर हम पूरे देश की हम प्लस कर दें तो हमारी नेशनल इनकम निकल सकती है, नहीं निकल सकती है ना। खुद इस चीज़ को सोच के देखो, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रटने से नहीं आएगी ये। तो किराए को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंट, रेंट। ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। मजदूरों को कहते हैं वेजेस, वेजेस। और लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। अगर अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से, तो हम इन चारों चीज़ों को प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम इक्वल्स टू R प्लस I प्लस W प्लस P, RIWP, R प्लस I प्लस W प्लस P, ये होता है फॉर्मूला नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड से। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा तरीका हमारा क्या था, आई विधि हमने ये वाला पढ़ लिया। अब है उत्पादन विधि से। अब उत्पादन विधि से देखते हैं। देखो उत्पादन विधि से, दूसरा तरीका हमारा उत्पादन विधि से, उत्पादन विधि मतलब प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास प्रोडक्शन काउंट करने की 4 चीज़ें होती हैं, 4 तरीके हैं। हम जीडीपी में भी प्रोडक्शन देखते हैं, जीएनपी में भी प्रोडक्शन देखते हैं, एनडीपी में भी प्रोडक्शन देखते हैं और एनएनपी में भी प्रोडक्शन देखते हैं। मतलब चारों चीज़ें प्रोडक्शन की हैं। लेकिन उत्पादन, अगर नेशनल इनकम की बात है तो हम क्या देखेंगे, हम एनएनपी देखेंगे, एनएनपी। हम क्या देखेंगे, एनएनपी देखेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के लिए हम क्या देखेंगे, अपनी एनएनपी देखेंगे, क्योंकि बात हो रही नेशनल की। तो यहाँ पे नेशनल, अगर जीडीपी देखते हैं, अगर हम जीडीपी, तो यहाँ पे तो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक नहीं चाहिए, हमें नेशनल चाहिए। तो नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे, प्लस हमें नेट भी चाहिए, हमें प्योर डाटा भी चाहिए। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, एनएनपी देखेंगे। ये मैंने आपको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेकर चल रही हूँ। ठीक, तो जीएनपी मतलब प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, एनएनपी देखते हैं, एनएनपी देखते हैं। अब एनएनपी भी 2 तरह की होती है भाई, एनएनपी भी तो 2 तरह की होगी। क्यों, क्योंकि एक मैंने आपको बताया था, फैक्टर कॉस्ट पढ़ाया था। ठीक, फैक्टर कॉस्ट, और एक पढ़ाया था मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जैसे कोई किसी चीज़ का, जिसने प्रोडक्शन किया, जिसने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, तो अभी जो ये चारों चीज़ें थी, अभी जो ये चारों थी, हमने जो चारों चीज़ें पढ़ी हैं, ये तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया तो इन चारों का लगा के, मान लिया किराया उसने 20 रुपये का रख दिया, 10 रुपये का ब्याज, 30 रुपये हो गए, 10 रुपये की मजदूरी, 40 रुपये हो गए, 10 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ लिया किसी भी चीज़ में, है ना, सपोज। तो उसका हो गया फैक्टर कॉस्ट 50 रुपये।
ठीक है, किसी की प्रोडक्शन को उसका फैक्टर कॉस्ट 50 रुपये हो गया। अब जब वो हमारी मार्केट में आई वो चीज़, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर GST लगा देगी। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगा के गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको टैक्स लगाकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। गवर्नमेंट क्या करती है, फैक्टर कॉस्ट पर, देखो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट पे या तो वो टैक्स लगाएगी, टैक्स लगा के वैल्यू उसकी बढ़ा देगी, है ना। अमूमन ऐसे ही होता है, आपको यही पता होगा, हर चीज़ पर टैक्स होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता भी नहीं चलता, हर कोई पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगा के गवर्नमेंट क्या करेगी, फैक्टर कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। या फिर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि सब्सिडी लगा के इस फैक्टर कॉस्ट को कम कर देगी। जैसे एग्जांपल है न्यूज़पेपर 4-5 रुपए का आता है, लेकिन आप खुद सोचो उसके 4-5 रुपए वैल्यू तो होगी नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सब्सिडी लगा के उसकी जो मार्केट प्राइस है, उसका मार्केट प्राइस का रेट कम कर दिया फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है। तो ये तो फैक्टर कॉस्ट है जो कंपनी ने रखा, और मार्केट में क्या आता है, ये वाला प्राइस आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक। ये है फैक्टर कॉस्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब अगर हमें एनएनपी निकालनी हो, अगर एनएनपी से हम क्या देखेंगे, उत्पादन विधि से, है ना। एनएनपी से हम क्या देखेंगे, अपनी नेशनल इनकम देखेंगे। तो ये हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट पर। एनएनपी से हम अपनी नेशनल इनकम देखने के लिए हम किस पर देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर देखते हैं। और जब हम फैक्टर कॉस्ट पे देखते हैं, अब जो हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट प्राइस में से जो हमने टैक्स लगा के वो इंक्रीज किया था, टैक्स लगा के जो उसका हमने फैक्टर कॉस्ट का रेट इंक्रीज किया था, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे हम, माइनस टैक्स भी कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स, जो हर चीज़ पर लगा होता है, ठीक है। आप कुछ भी बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे उस पर आपको टैक्स मिलेगा, सब चीज़, ठीक है। तो कौन सा टैक्स माइनस करेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स हमने माइनस कर दिया, ठीक। या फिर जो हमने सब्सिडी लगा के, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी लगा के फैक्टर कॉस्ट को कम किया था, वो हमें वापस लाना पड़ेगा, वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस हम क्या करेंगे, सब्सिडी, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है। ये होती है हमारी नेशनल इनकम उत्पादन विधि से। ये तो आपको पता है, उत्पादन विधि पे हम एनएनपी देखेंगे, लेकिन एनएनपी देखेंगे किस तरीके से, तो वो इस तरीके से देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट की देखेंगे, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट की हम देखेंगे तो हमें ये काम करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में से हमें जो हमने बढ़ाया तो उसको कम करना पड़ेगा, जो हमने कम किया तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेवल में लाने के लिए, तो ये होती है हमारी उत्पादन विधि। अब आते हैं थर्ड पे, आय विधि पढ़ लिया, उत्पादन विधि पढ़ लिया, अब आते हैं उपभोग विधि। उपभोग या व्यय विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तीसरा है हमारा उपभोग विधि मतलब एक्सपेंडिचर मेथड। उपभोग विधि, उपभोग यानी कि खर्च, ठीक। आप ये सोचो, जैसे मान लिया मैंने ना 1000 रुपये कमाए, अभी जो मैंने 1000 रुपये कमाए हैं, या फिर कितने भी अमाउंट सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कि एग्जाम्पल को थोड़ा इजी बनाने के लिए 1000 सोच लेते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने 1000 रुपये कमाए, तो इसमें से मैं क्या करूँगी, या तो मैं कुछ का कंजम्पशन करूँगी, है ना, या मैं थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दूँगी। पूरा का तो कंजम्पशन नहीं करूँगी, मतलब जो सेविंग अलग चीज़ होती है और इन्वेस्ट अलग चीज़ होता है। इन्वेस्ट वो होता है कि आप उस अमाउंट को कहीं मतलब इंक्रीज होने के इरादे से आप जहाँ लगाते हो उसको हम इन्वेस्ट कहते हैं। जैसे मान लिया ज़मीन खरीद के डालते हैं लोग, है ना, ये उनका इन्वेस्ट है। या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो उनका इन्वेस्ट होता है। तो कहते हैं ना कि पैसा इन्वेस्ट करना है, तो प्लॉटिंग वगैरह प्लॉट खरीदते हैं, या फिर इसी तरह से कहीं भी आप या तो उसका इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसका कंजम्पशन करते हैं। मतलब जो भी टोटल अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपये है, इसमें से कोई भी बंदा वो या तो उसका कुछ पैसे का तो वो कंजम्पशन करेगा और कुछ पैसे वो इन्वेस्ट कर देगा। टोटल का कंजम्पशन नहीं करेगा, ना ही टोटल वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये 1000 रुपये हैं, तो 1000 में से मान लेते हैं हम कि 700 रुपये का इसने क्या कर दिया, कंजम्पशन कर लिया, ठीक। 700 रुपये का कंजम्पशन कर लिया, और इसने
₹200 का क्या कर दिया, ₹200 से ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए, ₹700 का कंजम्पशन कर लिया, ₹200 इन्वेस्ट कर लिए। कंजम्पशन वो होता है, मतलब ये समझ लो कि पैसे का दी एंड है ना, उसमें जहाँ जैसे मान लिया खाई पीने की चीज़ें ले आई तो वो तो ख़त्म भाई, एक बार आपने खा लिया ख़त्म। आपने कपड़े खरीद लिए, घर बना लिया, ये होता है कंजम्पशन, ठीक है। मतलब जहाँ पे लगने के बाद पैसे का दी एंड हो जाए, वहाँ से बढ़ने की कोई उम्मीद ना हो। और सपोज हमने कोई प्लॉट लेकर डाल दिया तो वो तो भाई कभी ना कभी क्या, अब तो ज़मीन पे तो दुनिया भर का पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इन्वेस्ट। तो ये कंजम्पशन और इन्वेस्ट में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो 1000 में से ₹700 का कंजम्पशन हो गया, ₹200 इन्वेस्ट कर दिए, ₹100 बचे। ₹100 भाई टैक्स भी तो देना है, सरकार भी तो चलानी है, देश भी हम ही चलाना है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हैं, लोगों को सैलरी देनी है, आर्मी को देना है, और दुनिया भर की सड़क पुल ये सब बनानी, सब कहाँ से बनते हैं भाई, गवर्नमेंट खुद तो कमाती नहीं, कहाँ से बनते हैं, हमारे टैक्स से। तो सब देश चलाने के लिए हम उसमें से अपना टैक्स भी देना है। तो अब ये बताओ, ये टोटल अगर हम प्लस कर दे तो इनकम निकलेगी निकलेगी, आगे ना टोटल प्लस करके 1000, ठीक, टोटल प्लस करके 1000 आ गई। अब इतनी बात तो समझ आ गई कि अगर मैं कंजम्पशन जोड़ दूं, इन्वेस्ट जोड़ दूं, और दूसरा इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, इन तीनों चीज़ को मैं प्लस कर दूं तो इनकम निकल जाएगी, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लिया अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो होता है। सपोज करो किसी ने गेहूँ बोए, है ना, अब देश में हमारे अगर कंट्री के अंदर वो रेट है उसके 1000 रुपये, अगर अपने देश के अंदर उसने बेचे गेहूँ तो 1000 रुपये में जाएंगे। लेकिन अगर उसके गेहूँ मतलब एक्सपोर्ट होगी किसी दूसरी कंट्री में तो कितने की जा रही है, 1500 के। तो मतलब कि 500 रुपये हमारे पास आए, हमारी नेशनल इनकम में ऐड हुए नहीं हुए। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रही हैं उनका पैसे भी हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा भाई, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने पर जो हमारे पास पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो मतलब हमें उसका अमाउंट मिलेगा, तो वो अमाउंट हमारी नेशनल इनकम में ऐड हो रहा ही नहीं हो रहा। तो मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारी नेशनल इनकम निकलेगी। दूसरा, अब ये तो हो गया एक्सपोर्ट, अब लेकिन इंपोर्ट भी तो हो रहा है, हमारे देश से इंपोर्ट भी तो हो रहा है, ठीक, हमारे देश से इंपोर्ट भी तो हो रहा है। इंपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट जाना, इंपोर्ट का मतलब आना। मतलब अगर हम कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो मतलब हमारे देश से पैसा जा रहा है, बात समझ रहे हो। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैसे पता होगा सबको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट का मतलब बेचना, मतलब हमारे देश से बाहर फॉरेन कंट्री में व्यापार करने को बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, बेचना। और इंपोर्ट का मतलब खरीदना, मतलब कोई चीज़ हमारे देश के अंदर आ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। अगर हम अपनी चीज़ बेच रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर, तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं आएगा चीज़ के बदले, तो यहाँ पे पैसा प्लस होगा, प्लस मनी, ठीक है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर से हम खरीद रहे हैं तो पैसा हमारा जाएगा ना, मान लिया हम गेहूँ बाहर से खरीदने लगे तो हमारे देश से पैसा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगी मनी। अब ये जो इतना सारा जो डाटा था इसमें हमें माइनस इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो ये वाली मनी जो हमारी माइनस हुई इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया समझने का तरीका, किस तरह से नेशनल इनकम निकलेगी, इसका फॉर्मूला देखो, ये तो समझ आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, किसका, उपभोग विधि का। फॉर्मूला ये हो जाएगा उपभोग विधि का, उपभोग विधि। उपभोग विधि से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम, हमने कंजम्पशन था, मान लिया 1000 पैसे 1000 रुपये थे ना, तो उसमें कुछ का हमने कंजम्पशन किया वो हमें प्लस करने पड़ेगा, उसमें जो हमने जितने का इन्वेस्ट किया वो हमें प्लस करना पड़ेगा, फिर जितना हमने गवर्नमेंट को दिया जिससे गवर्नमेंट हमारे देश का खर्चा चलाएगी वो कहेंगे उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब प्लस जी लिख सकते हैं गवर्नमेंट, ये भी हमें प्लस करना पड़ेगा। फिर जितना हमें एक्सपोर्ट हुआ, जितना हमने एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट भी प्लस करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट को ना हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्सपोर्ट को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ये नहीं लिखते, एक्सपोर्ट को हम एक्स लिखते हैं, ठीक। अब हमने जितना इंपोर्ट किया,
जितना हमने इंपोर्ट किया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट को हम क्या लिखेंगे, एम, इंपोर्ट को लिखते हैं एम, क्योंकि आई यहाँ आ चुका पहली, आई का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इंपोर्ट को हम क्या लिखेंगे, एम, मतलब ई एक्स से एक्सपोर्ट और आई एम से इंपोर्ट, दोनों का सेकेंड लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम, सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। ये होता है उत्पादन विधि सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है, उपभोग विधि से निकालने की क्या मेथड है, व्यय विधि से कह लो या एक्सपेंडिचर विधि से कह लो। तो ये सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें एक्स क्या है, एक्सपोर्ट का, एम क्या है, इंपोर्ट, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता ना कि एक्स से एक्सपोर्ट लिखेंगे या फिर एम से इंपोर्ट लिखेंगे। ये तो ईजी है, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा उपभोग विधि या फिर व्यय विधि से निकालना। अब एक और बचती है 4th नंबर की, कितना पढ़ लिया हमने, देखो ये इसका मैंने समझाया आपको, ये उत्पादन विधि से हो गया, या आय विधि से हो गया। यहाँ चल रहे थे हमने आय विधि पढ़ लिया, उत्पादन विधि पढ़ लिया, उपभोग विधि पढ़ लिया। अब बची 4th नंबर की सकल मूल्य वर्धन विधि, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। क्या बचा, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। अब 4th नंबर की इसको देख लो, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। फोर, सकल मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड, जीवीए मेथड कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसके ना टर्म से समझो। इसमें क्या लिख रहा है, मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन मतलब कह सकता है मूल्य में वृद्धि, जितनी किसी के मूल्य में वृद्धि हो रही है उसके, मतलब चलो पहले आप समझ लो तब आप खुद इसको कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, मूल्यवर्धन को इसमें होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जीडीपी जो है, जीडीपी हम क्या काउंट करते हैं, किसी भी चीज़ का अंतिम मूल्य। ठीक है, किसी भी वस्तु का क्या काउंट करते हैं हम, उसका अंतिम मूल्य। इसमें एग्जाम्पल भी लिया था हमने, 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक तो गन्ने वाला और एक गेहूँ वाला। अंतिम वस्तु उसे कहते हैं, मतलब अंतिम वस्तु का ही अंतिम मूल्य होगा। ठीक, जैसे मैंने कहा था गन्ना है, ठीक है, गन्ना हम सपोज करो 20 रुपये है ना पर केजी, या जिस रेट से मिलता हो 20 रुपये मान लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से रस निकलता है, गन्ने का रस या जूस। तो जो ये थोड़ा गन्ने से महंगा होता है, ठीक, ये महंगा होता है, मान लेते हैं 25 रुपये का, या 30 का होगा ना, 30 का, इतना तो फ़र्क होता ही है गन्ने में और गन्ने के जूस में। अब जो रस निकला है इससे हम क्या बनेंगे, इससे हम चीनी बनेगी हमारी, इससे चीनी बनेगी। अब चीनी की वैल्यू क्या रस जैसी होगी, चीनी की वैल्यू और ज़्यादा होगी। इसको मान लेते हैं हम 40 रुपये किलो, है ना। अब मेरे हिसाब से है भी इतनी 40 to 45 के बीच में रहती है ना, 40 रुपये किलो। तो अब चीनी से तो कुछ नहीं बनेगा भाई, चीनी जो बन गई तो चीनी तो सिर्फ मीठा करने के लिए आप डायरेक्टली डालोगे, चीनी से तो कुछ नहीं बनने वाला। तो ये क्या होगी, इसको कहेंगे हम अंतिम वस्तु। इसको हम क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु। अंतिम ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड और ये होगी अंतिम, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बनना। अब इस अंतिम वस्तु का जो मूल्य है, इस मूल्य को हम क्या बोलते हैं, अंतिम मूल्य। इस मूल्य को हम क्या बोलेंगे, अंतिम मूल्य। ठीक है, ये हो गया गन्ने वाला। अब दूसरी चीज, एक और मेथड था, मेथड नहीं मतलब एक और एग्जाम्पल था गेहूं का। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, गेहूं का। जैसे गेहूं है, गेहूं की क्वांटिटी मान लेते हैं हम 100 किलो गेहूं है, ठीक है। गेहूं से क्या बनेगा, आटा। भाई 100 किलो गेहूं है तो 100 किलो आटा बनेगा इसका, 100 किलो आटा। आटे से क्या बन जाते हैं, बिस्किट। अब 100 किलो आटे से लगभग 1000 पैकेट तो बनी जाएंगे, ठीक है, 1000 पैकेट बन जाएंगे। ये है इनकी क्वांटिटी। अब इसका लिखेंगे वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, कितने रुपए किलो है। गेहूं कह लेते हैं 20 रुपये किलो पर केजी, 20 रुपये किलो। आटा 25 रुपये किलो होगा, ठीक। बिस्किट का मान लेते हैं 5 रुपये पर पैकेट, ठीक है, 5 रुपये का एक पैकेट आता है, 5 रुपये का एक पैकेट। अब इसकी वैल्यू कितनी निकली, टोटल की वैल्यू कितनी निकली, टोटल वैल्यू देखो करके, 100 कितना होगी, 2000 रुपये का,
2,000 रुपये का हो गया ना ये। 100 किलो आटा 20 रुपये किलो से 2,000 रुपये का। ये कितने का हो गया? 2,500 का। 2,500। आटा कितना हो गया? 2,500 का। उसी से मतलब एक ही क्वांटिटी चल रही है। 100 किलो आटा से 100 मतलब 100 किलो गेहूँ से 100 किलो आटा, फिर 100 किलो आटे से 1,000 पैकेट बिस्किट के बन गए, क्वांटिटी सेम है। ठीक है, अब ये कितना होगी? 5,000 होगी। 5,000 हो गए। ठीक, अब इसमें देखो हम देख क्या रहे हैं? हम वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू तो अब देखो वैल्यू ऐड हुई कितनी? वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड यहाँ पे वैल्यू ऐड कितनी हुई भाई? 2,000 से 2,500 हो गया तो प्लस 500 हो गया, 500 वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ पे 2,500 से कितना हो गया? 5,000 हो गया, तो वैल्यू ऐड कितनी होगी? वैल्यू ऐड कितना हो गया? 2,500 रुपये। वैल्यू ऐड कितना हो गया? 2,500 रुपये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि जितना ये वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है, अब इससे नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? नेशनल इनकम निकलने का तरीका है, हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस वैल्यू ऐड प्लस वैल्यू ऐड, और ऐसे ही करते चले जाएंगे आगे तक। अब फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो पहली वस्तु है हमारी उसकी वैल्यू, प्रथम वस्तु क्या हमारी? गेहूं। गेहूं की वैल्यू कितनी? 2,000। ठीक है, 2,000 प्लस करो, गेहूं की वैल्यू कितनी है हमारी? 2,000। 2,000 हो गया। ठीक है, फिर वैल्यू ऐड कितनी हमारी? 500 प्लस 500। दोबारा से वैल्यू ऐड कितनी हुई? 2,500 प्लस 2,500। कितना हो गए? 2,500 2,500 5,000। तो ये जो है, अब जो हमारी 5,000 निकली, ये क्या है? हमारी नेशनल इनकम है। अब मैंने वैल्यू ऐड फिर आगे डैश डैश जो लगा है, इसका मतलब है कि वैल्यू ऐड जितनी आगे तक होती चली जाएगी, अंतिम वस्तु तक उसको प्लस करते चले जाएंगे। मतलब पहला तुम प्रथम वस्तु की वैल्यू लिखेंगे, फिर आगे तक जितनी भी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, मतलब जब तक कि अंतिम वस्तु नहीं आती, सबको हम प्लस करते चले जाएंगे। हमारे पास तो 2 ही वैल्यू ऐड हुई थी, 500 हुई थी, 2,500 हुई थी, हमने उनको प्लस कर दिया। अब देखो ये भी 5,000 आया, और जो हमारी अंतिम वस्तु थी बिस्किट, ये अंतिम वस्तु है ना, ये अंतिम मूल्य है, तो अंतिम मूल्य भी 5,000 है। मतलब नेशनल इनकम हमारी अंतिम वस्तु के मूल्य के बराबर आती है लगभग। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो ये होता है हमारा मूल्यवर्धन मेथड, सकल मूल्यवर्धन विधि। अब आपने सुना होगा वैल्यू एडिड टैक्स, वैट टैक्स के बारे में सुना होगा। वैट टैक्स था पहले भाई, जब जीएसटी आई तब जीएसटी ने वैट टैक्स को ख़त्म कर दिया, तो वो यही था वैल्यू एडिड टैक्स जो था वो ये था। ये जो वैल्यू ऐड हो रही ना हमारी वैल्यू ऐड, इस वैल्यू ऐड पर लगता था वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको क्या बोलते थे? वैट। वैट के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, ये प्रथम वस्तु पर नहीं लगता था, जितनी आगे वैल्यू ऐड होती चली जाएंगी उस वैल्यू ऐड पर टैक्स लगता था। इस वजह से इसका नाम क्या था? वैल्यू एडिड टैक्स। अब इसको ख़त्म करके जीएसटी आ गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने पढ़ी, इनके हम फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला ये हो गया नेशनल इनकम निकालने का, सॉरी, और इसका हो गया ये CIG प्लस X माइनस M उपभोग विधि का, उत्पादन विधि का मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इसको याद रखना, क्योंकि आपको ऑप्शन में देगा यहाँ पे डैश करके, मतलब स्पेस बना के पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा, तो उसमें ऑप्शन होगा डायरेक्ट टैक्स भी होगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स देश के सिर्फ 1% लोग देते हैं, जिनके पास पूरे देश का 73% पैसा है। ठीक है, वही डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम सब लोग देते हैं, जिनको पता भी नहीं चलता वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, वही इसमें से माइनस होता है भाई, मार्केट प्राइस में वही तो ऐड होकर आता है। ठीक, दूसरा ये तो हमने सारी चारों पढ़ ली। ठीक है, अब कल से हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के बारे में। ठीक, वो क्लास लगभग 2 दिन चलेगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप किसी को जो भी डाउट हो कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू दोस्तों जी।